हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप दास आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन 91 में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एक महत्वपूर्ण सा वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी 6 क्लास की जो हिस्ट्री बुक है उससे फर्स्ट टॉपिक जो है कब और कहाँ। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, खास करके आपका सी टेट हो, आ, कोई भी स्टेट टेट हो, यानी टीचर से संबंधित टीचर एग्जाम से संबंधित जितने भी एग्जाम हैं, ठीक है, टीचिंग से संबंधित जितने भी एग्जाम हैं सभी में एनसीईआरटी बुक से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और सारे, हम अगर बात करें सामाजिक विज्ञान का, ठीक है, तो 60 में 60 अगर आप लाना चाहते हैं तो एनसीईआरटी बुक को बेहतरीन से पढ़ें, और नहीं तो आपको उन सारे टॉपिक के वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और साथ में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी जितने भी पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में उन सारे प्रश्न को भी आपको हल करेंगे, और उनके बारे में जितने भी कन्फ्यूजन है उन सभी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं इस टॉपिक में कितने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और जो एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं, और क्या है ऐसा जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज इस टॉपिक पे। पहला पॉइंट हम देख रहे हैं इतिहास। ठीक है, इतिहास जो है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, कितने? 3 शब्दों से मिलकर बना है, इति, ह और आस। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, कि ऐसा जो है वो निश्चित क्या हुआ होगा, ऐसा निश्चित हुआ है। ठीक है, ऐसा क्या है कि ऐसा निश्चित हुआ है, इसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। ठीक है, ऐसा निश्चित हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। क्योंकि इतिहास जो भी हम पढ़ते हैं पहले की घटनाएं हैं, वो शायद ऐसा जरूर कुछ ना कुछ तो उसके वैसा कुछ हुआ होगा, और इसका अध्ययन हम लोग कुछ ना कुछ हमें साक्ष्य प्राप्त करने पे हम लोग रहते हैं, ताकि हम उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। और ऐसा निश्चित कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा। ठीक है, इसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है लाखों वर्ष पहले नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। कौन रहते थे? लाखों वर्ष पहले लोग, ठीक है, आदि मानव लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे, जो अपने भोजन के लिए जड़ों, ठीक है, जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का संग्रह किया करते थे। ठीक है, कंद मूल जो भी है, कच्चे मांस, जीव जंतु, इन सबों का वो लोग संग्रह करते थे। ठीक है, और वो अपने भोजन के लिए उसे संग्रह करते थे। ठीक है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते थे? जिसे हम लोग आखेट, व संग्राहक के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग आखट है और संग्राहक के नाम से जानते हैं। यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं कि सर्वप्रथम आदि मानव लोग कहाँ पे निवास करते थे, या आखेट और संग्राहक सर्वप्रथम कहाँ पे रहते थे? तो उसका आंसर क्या होगा? नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे चलिए आपको मैप के साथ हम समझाते जाएंगे। ये हुआ नर्मदा नदी। ठीक है, यहीं पे ये आपको दिखाई दे रहा होगा, नर्मदा नदी के तट पर, इसी के आसपास ये सभी लोग, ठीक है, ये आदि मानव लोग, ये लोग निवास कर। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मरे हुए जानवर को लेके जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने भोजन के लिए इकट्ठे वस्तुओं को, अपने पदार्थ को इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, इससे यही आदि मानव लोग जो सर्वप्रथम नर्मदा नदी के तट पर रहते थे, कितने लाखों वर्ष पूर्व। ठीक है, बात करें लाखों लाखों वर्ष पूर्व। ठीक है, लाखों वर्ष पूर्व रहते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
सबसे पहले जौ एवं गेहूं की खेती, सबसे पहले जौ एवं गेहूं की खेती जो है 8,000 वर्ष पूर्व, 8,000 वर्ष पूर्व सुलेमान, कहाँ पे? सुलेमान, सुलेमान तथा कीर्थर पहाड़ियों के, ठीक है, सुलेमान तथा कीर्थर पहाड़ियों के पास लोग किया ने शुरू किया था, ठीक है। सुलेमान और कीर्थर पहाड़ी जो है सर्वप्रथम यहाँ के लोगों ने ही गेहूं और जौ की खेती, ठीक है, गेहूं और जौ की खेती शुरू की थी। कितना? 8,000 वर्ष, 8,000 वर्ष पूर्व, ठीक है, सुलेमान और कीर्थर पहाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में। यहाँ पे देखिए, ये हुआ आपका सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियाँ, ठीक है। इसी के आसपास के में लोग 8,000 वर्ष पूर्व, कितना? 8,000 वर्ष पूर्व गेहूं और जौ की खेती, गेहूं और जौ की खेती, गेहूं एवं जौ की खेती प्रारंभ किया था। कितना वर्ष पूर्व? 8,000 वर्ष पूर्व, 8,000 वर्ष पूर्व सुलेमान और कीर्थर पहाड़ी के आसपास। आपको दिखाई दे रहा होगा ना, आप समझ गए होंगे, ये है सुलेमान और कीर्थर पहाड़ी, फिलहाल पाकिस्तान में है। यहीं पे लोग सर्वप्रथम जौ और गेहूं की खेती की। इसमें से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर्वप्रथम लोगों ने किस प्रकार के अनाज का उत्पादन किया था, तो वो था गेहूं, ठीक है दोस्तों, गेहूं। जौ से पहले गेहूं उत्पादन किया था, उसके बाद जौ की खेती भी थी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पर अगला प्रश्न। 4700 वर्ष पूर्व, कितना? 4,700 वर्ष पूर्व सिंधु व उसकी सहायक नदियां, सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगर का विकास। यहाँ पे प्रश्न, आरंभिक नगर का विकास कब किया गया था? ऐसा भी प्रश्न था। 4700 वर्ष पूर्व कहाँ किया गया था? तो सिंधु और सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्रों में, ठीक है। सर्वप्रथम आरंभिक नगर का विकास कहाँ हुआ था? तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास। कितना वर्ष पर? 4700 वर्ष, यानी 4,700 वर्ष पूर्व हुआ था। ये देखिए, ये वो आपका आरंभिक नगर था उस समय का, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता जो उस समय विकसित हुआ था, जो नगर के रूप में विकसित था सर्वप्रथम, वो है कहाँ पे हुआ था? ये आप देखिए, ये हुआ सिंधु व उसकी सहायक नदियाँ, ठीक है, सिंधु व उसकी सहायक नदियाँ ये सभी हैं, यहीं पे हुआ था। झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, सिंधु, काबुल, ये सभी नदियों के आसपास के क्षेत्रों में प्रारंभ में सभ्यता का विकास हुआ था। और इन्हीं क्षेत्रों में आरंभिक नगरों का विकास सर्वप्रथम सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास ही हुआ था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? आप मैप के साथ ध्यान से देखें और जो भी हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनेंगे, आपको हमेशा याद रहेगा। और साथ में साथ, क्योंकि हम लोग मैप के साथ पढ़ते जा रहे हैं, तो हमें किसी पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सी नदियाँ कहाँ है, नहीं है। तो इसीलिए हम आपके साथ बेहतरीन, ऐसा नोट्स आपको आज तक नहीं मिला होगा मैप के साथ। आपको बहुत सारे नोट्स मिले होंगे, बहुत सारे चैनल हैं, ट्यूबर हैं, वो आपको नोट्स जो है सब लिखित रूप में सिर्फ लिख दिए होंगे, लेकिन ऐसा मैप, यानी ऐसा मैप के साथ और डायग्राम के साथ आज तक आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं किया गया हो। चलिए दोस्तों, तो हम लोग आज यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, लगभग 2500 वर्ष पूर्व, लगभग 2500 वर्ष पूर्व, ठीक है, गंगा तथा उसकी जो सहायक नदियां हैं, गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे, गंगा उसकी सहायक नदियों के किनारे समीप नगरों का विकास हुआ था। किसका विकास होता? नगरों का विकास हुआ था। एक था कि आरंभिक नगरों का विकास कब हुआ था? तो 4700 वर्ष पूर्व। कहाँ हुआ था? तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास। ठीक वहीं 2500 वर्ष पूर्व, कितना वर्ष पूर्व? 2500 वर्ष पूर्व, यानी 2500 वर्ष पूर्व, वर्ष मतलब पूर्ण से ईसा पूर्व, ठीक है, ईसवी, ईसा मसीह के जन्म के पहले, ईसा पूर्व नगरों का विकास हुआ था। कहाँ पे? 2500 साल कहाँ पे था? गंगा उसकी सहायक नदियों के आसपास, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको, ये देखिए नदी है, समझ लीजिए, इसलिए ये गंगा नदी है, सहायक नदियाँ हैं। इसी के आसपास में इस प्रकार के नगरों का विकास हुआ था, ठीक है। अभी के जैसे 30 मंजिला 50 मंजिला उसमें नहीं था दोस्त, बस ऐसे ही थे, कुछ अच्छे घने बस्ती थी, सुविधाएं थे, मार्केट थे, उसे लोग नगर कहते थे, ठीक है। इस प्रकार नगरों का विकास हुआ था। कहाँ पे?
ये देखिए गंगा व उसकी सहायक नदियाँ, ये सभी जो है गंगा, यमुना, चेनाब बोल रहे हैं, चंबल, बेतवा, कैन, सोन, ये सभी जो नदियां हैं, इसी नदियों के आसपास के क्षेत्र में 2500 ईसा पूर्व, कितना 2500 ईसा पूर्व नगरों का विकास हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये देखिए, ये आपको कुछ चित्र दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है? ये दोस्तों पांडुलिपि है, जो ताड़पत्रों पर, उस समय ताड़पत्रों में भोजपत्र पर लिखे जाते थे। अभी के समय पेन, पेपर, ये सभी सुविधाएं नहीं थी, इसका आविष्कार नहीं हुआ था। तो उस समय लोग अपने बारे में, अपनी सभ्यता, संस्कृति, कानून व्यवस्था, शासन व्यवस्था जो उस समय का था, उसे भोजपत्र और ताड़पत्रों पर लिखा करते थे। ठीक है, भोजपत्र और ताड़पत्रों पर, यही है। जिसे देखिए यहाँ पे पांडुलिपि, ये भी पूछा जाता है, पर हम पांडुलिपि किसे कहते हैं, वैसे ही पूछता है जो हाथों व ताड़पत्रों और भोज पर लिखी जाती है, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन में रहेगा ताड़ पांडुलिपि है, अभिलेख है, या फिर बहुत सारे ऑप्शन बना दिए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? पांडुलिपि कहे जाते हैं। ठीक है, जो भोजपत्र और ताड़पत्रों पर लिखे जाते हैं उसे क्या कहे जाते हैं? तो पांडुलिपि कहे जाते हैं। ठीक है, आप लोग यही पांडुलिपि है। आगे अभिलेख, अभिलेख किसे कहते हैं? ऐसे लेख, अभिलेख का मतलब ऐसे लेख जो पत्थर अथवा कठोर धातु जैसी सतह पर लिखे जाते थे। कठोर धातु यानी पत्थर हो या कोई लकड़ी हो, चट्टानी, कठोर धातु पे लिखे जाते, चांदी, सोना, तांबा, लोहा, इन सभी पर कठोर धातुओं पर उसमें वो लिखे जाते ताकि वो अधिक दिनों तक रहे, वह मिटे नहीं। इसलिए उस समय लोग कठोर धातु पर लोग कुरेद कर यानी नुकीले, कोई नुकीले वस्तु से खोद खोद के, ठीक है, उसको लिखते थे। आपको अभी भी दिखाई देगा, आप रोड किनारे या कोई महल चले या पुराने समय का, आज से 5-6 साल पहले आपको शिलालेख जो हम लोग देखते हैं, रोड का भी कहीं पे रोड शिलान्यास हुआ, तालाब हुआ, इन सभी क्षेत्रों आप देखेंगे पत्थर पे आप कुरेद के लिखा जाता, ताकि वो क्या होता है, आप कई विश्वविद्यालय में भी देखे होंगे, विद्यालयों में भी देखे होंगे, कुरेद कर लिखते हैं पत्थर पर, ताकि वो क्या होता है, मिटता नहीं है, वो लाइफ टाइम तक रहता है। इसलिए उस समय लोग पत्थर व कठोर धातु पर कुरेद कर लिखते थे। देखो पांडुलिपि हो सकता था सड़ जा सकता था या कोई भी नष्ट हो सकता था, लेकिन ये पत्थर पे नष्ट नहीं होते थे। ये देखिए, ये आपको दिखा रहा होगा यहाँ मानचित्र, ये एक चित्र है पांडुलिपि का है, पांडुलिपि में सॉरी अभिलेख, ये अभिलेख है, पत्थर पे कुरेद कर लिखा गया। ठीक है, इसी प्रकार के, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं, ऐसे ही कुरेद कर लिखे जाते थे। अगला पॉइंट है पुरातात्विद किसे कहते हैं? यहाँ से प्रश्न पूछा, पुरातात्विद किसे कहते हैं? जो पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों, अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। यानी ऐतिहासिक जितने भी साक्ष्य हैं, महल, टूटे फूटे महल हैं, उस समय के मूर्तियां हैं, चित्रकलाएं हैं, इन सबों का जो अध्ययन है कौन करते हैं? पुरातात्विद करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग भूगोल लेता है, तो भूगोल में तो पृथ्वी का अध्ययन करता है, भूगर्भ होता है, साइंटिस्ट यानी अलग प्रकार के शोध करते हैं, तो उन सब का अलग, उसी का पुरातात्विद एक प्रकार का नाम है, जिसे हम लोग पुरातात्विक यानी इतिहास के बारे में, पुरातात्विक पुराने खंडहर महलों या टूटे फूटे उसमें के धातु पदार्थ या कोई चित्र कलाएं, मूर्ति, इन सब के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसे हम लोग पुरातात्विद कहते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस ध्यान से सुने और एक बार में धीरे धीरे कंसेप्ट के लिए, इस टॉपिक से आप कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा आपसे नहीं छूटने वाला, इसका मैं गारंटी देता हूँ। चलिए, अब अगला पॉइंट है देश के नाम। हमारा देश इंडिया पड़ा, कैसे हमारा नाम इंडिया पड़ा, कैसे भारत पड़ा, हिंदुस्तान कैसे पड़ा, तो इसके बारे में भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो हम अपने देश के लिए इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं लिए
इंडिया शब्द, ठीक है, इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है। इंडिया शब्द किससे वाला? इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत भाषा में सिंधु कहा जाता था। जिससे इंडस को संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। ईरानियों और यूनानियों ने, किसने? ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस कहा। सिंधु को क्या कहा? हिंदोस कह के पुकारते थे, अथवा इंडोस कह के पुकारते, हिंदोस या इंडोस कह के पुकारते थे। और इस नदी के पूर्व में, और इस नदी के पूरब में जो स्थित भूमि को उसने क्या कहा दिया? इंडिया किया। और इसके पूरब में स्थित जो भी सिंधु नदी के पूरब में जो भी क्षेत्र बसे थे उसे हम लोग क्या कहा? उसने ना इंडिया कहा। लेकिन भारत का नाम, इंडिया के बारे में समझा ना, या फिर हम थोड़ा सा दिन यानी इंडिया जो शब्द है वो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंधु कहते हैं। और इसी सिंधु को ईरानियों और यूनानियों ने क्या कहा? हिंदोस कहा था या इंडोस कहा था। यही इंडोस जो है, इसी इंडोस को यानी सॉरी इसी इंडोस को, ठीक है, इस नदी के जो पुरानी सिंधु नदी के पूर्वी जो भाग था, पूर्वी क्षेत्र में स्थित जो भूभाग था, उसी को उन्होंने इंडिया कह दिया। ठीक है, वहीं अब भारत का हम देखते हैं कैसे। लेकिन भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। यानी उत्तर पश्चिम में रहने वाले कुछ खास लोग, जो भी कुछ खास लोग, समुदाय जो लोग थे उस समय के जो जनजाति है, तो उन लोगों के लिए उन्होंने भारत शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, उन्हीं के लोगों के लिए किया जाता है, जिसका साक्ष्य किस में मिलता है? ऋग्वेद में। जिसका साक्ष्य हमें ऋग्वेद में मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में मिलता है। आप यहाँ से भारत के नामों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो ऋग्वेद में मिलता है। अरबों ने इस देश को अल हिंद कहा था। और कुछ इंपॉर्टेंस है, यहाँ से प्रश्न कभी भी पूछ लेते हैं। अरबों ने इसे क्या कहा था? अल हिंद कहा। ईरानियों और यूनानियों ने कहा इंडोस कहा था। जबकि वहीं अरबों ने इसे अल हिंद और तुर्कों ने हिंदुस्तान कहकर पुकारा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ईरानियों और यूनानियों ने क्या कहकर पुकारा था? इंडोस, इंडोस। वहीं तुर्कों ने हिंदुस्तान कहा, तुर्कों ने हिंदुस्तान कहा, और अरबों ने अल हिंद कहा। इसी प्रकार से इसका नाम हिंदुस्तान, भारत, और भारत जो नाम पड़ा वो आपको, आप यहाँ पे देखें ही उत्तर पूर्व में आपको, चलिए मैप में थोड़ा ले चलते हैं, उत्तर पश्चिम का जो भाग है भारत का, चलिए ये जो क्षेत्र है ये हो गया उत्तर और ये हो गया पश्चिम। यही उत्तर पश्चिम जो इस पास आसपास का जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में जो लोग रहते थे उसी को उन्होंने भारत का के पुकारा था। बाद में हमारा देश का नाम प्रकार भारत पड़ गया। चलिए कुछ तारीख के बारे में भी जान लेते। यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं सर। चलिए ठीक है, अब आपको दिखाई देना। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईस्वी। अंग्रेजी में बीसी, और थोड़ा जूम कर लेते हैं। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईस्वी पूर्व। ठीक है, तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ईसा पूर्व को क्या कहते हैं? बीसी कहते हैं, या ईसा पूर्व भी कहते हैं, या इसे बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। हिंदी में बिफोर क्राइस्ट, बीसी या ईसा पूर्व, इसी को हम लोग ईसा के यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व को काल को कहते हैं। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी हिंदी में ईस्वी लिखा पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है, जिसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के पूर्व से है। कब की एडी के जगह सीई तथा बीसी के जगह बीसीई का प्रयोग होता है। यह प्रश्न पूछा गया है, इसे बार थोड़ा सा ध्यान से देखने। ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया है, ये यहाँ से, ये एडी की जगह सीई
तथा BC के जगह BCE का प्रयोग होता है और C अक्षरों का प्रयोग, वहीं C, ये देखिए, वहीं CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं साथ। ये देखिए, कॉमन एरा CE अक्षरों के जगह कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। आपको यानी कॉमन एरा मतलब हो गया ईस्वी और बिफोर कॉमन एरा मतलब हो गया ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, यानी इसको AD, इससे आप AD हो कह सकते हैं या क्या बोलते हैं कॉमन एरा कह सकते हैं, CE कह सकते हैं, यानी से पूर्ण कई नामों से। इसको आप ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यानी इस पूरे चार्ट को एक बार आप लोग आराम से देख लेंगे, आपको पूरा यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। ये कॉमन एरा, BC कॉमन एरा किसके लिए प्रयोग होता है, CE किसके लिए होता है, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी इतिहास का जो स्रोत है, इतिहास के बारे में जो हम जानकारी प्राप्त करते हैं वो कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे जानते हैं कि इतना ईसा पूर्व यहाँ के लोग ऐसे थे, वहाँ के लोग काले थे, यहाँ के लोग गेहूं के उत्पादन करते थे, या आखेट संग्राहक कैसे लोग रहते थे, उनका आकार प्रकार कैसा था, खान पान कैसा था, इनके बारे में हम लोग बहुत सारे अध्ययन करते हैं। तो कैसे पता करते हैं, उनके कुछ ना कुछ साक्ष्य होते हैं, ठीक है। साहित्य के आधार पर धार्मिक साहित्य, उसमें धर्म ग्रंथ कुछ साहित्य मिल जाते हैं, उसे पता चलता है वहाँ के लोग हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, जैन थे, बौद्ध थे, पारसी थे, इन सब के बारे में पता चलता है। वहीं आगे है गैर धार्मिक साहित्य, आत्रा वृत्तांत भी, कुछ आत्राएं वृत्तांत उसके बारे में कुछ कहीं मिल जाते हैं साक्ष्य। वहीं दूसरे पुरातात्विक आधार पर पुरातत्व, स्मारक हो गया, भवन, स्मारक, महल, भवन, अभिलेख, या कोई राजा के जो सिक्के होते हैं, सिक्के, इससे भी पता चलता है कि उस समय की सभ्यता कैसी थी, किस प्रकार के लोग, इन सब साक्ष्य से उस समय इतिहास के बारे में साहित्य, उसके स्रोत हम जमा करते हैं और उसके बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इतिहास के पिता, चलिए एक और, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है साथी। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण कौन सा पुस्तक ही, इन्होंने की पुस्तक है हिस्टोरिका, हिस्टोरिका इसी की पुस्तक है, ठीक है। इसके बारे में बहुत अच्छे बुक हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बुक हैं, और इसी के आधार पर इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ये देखिए, और कुछ चित्र आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, ये घड़ा है, ठीक है। ये चांदी के सिक्के, उसमें सिक्के और अभी के सिक्के में देखिए कैसा अंतर रहता है। एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र, इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व कहाँ नगर विकास हुआ था, चलिए जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में आप लिख के जरूर बताएं। देखते हैं, 4700 ईसा पूर्व जो है आरंभिक नगरों का विकास सिंधु की सहायक नदियों के पास हुआ था। उस समय इस प्रकार के घड़ों का लोग प्रयोग करते थे, पीने के लिए, पानी के लिए रखते थे। तथा वहीं पे इधर जो आपको दिखा दे, ये सिक्के हैं, चांदी के सिक्के हैं। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग 2500 ईसा पूर्व होता था। 2500 ईसा पूर्व, देखिए यहाँ पर दोनों प्रश्न आपको पुनः से रिपीट हो जाना चाहिए। 4700 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व इस प्रकार के बर्तनों का प्रयोग होता था, जो खास करके होगा सिंधु की सहायक नदियाँ। वहीं इस प्रकार के सिक्के का प्रयोग 2500 बता रहा है, 2500 ईसा पूर्व, तो इस प्रकार के गंगा और उसकी सहायक नदी के पास इस प्रकार के सिक्के चलते होंगे, ठीक है ना। चलिए, यहाँ तो कोई रिटर्न नहीं, ये देखिए, ये अशोक के उत्कीर्ण लेखों को सबसे प्राचीन माना जाता है, यानी अशोक के द्वारा जो उत्कीर्ण जो अभिलेख थे, ठीक है, जो भी लेख थे सबसे प्राचीन माना जाता है। उसके अभिलेख ब्राह्मणी,
यूनानी, खरोष्टी, अराइमेक लिपि में थे। यानी उनका जो अभिलेख जो भी था अभिलेख था वह किन किन भाषा में था, यह भी पूछा था। ब्राह्मणी लिपि में था, यूनानी लिपि में था, खरोष्टी में था, अराइमेक में था और अन्य 4 ये भाषाओं में उसमें 4 प्रकार की लिपियों में भाषाओं में उसके अभिलेख लिखे गए थे। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले, चलिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं। अभिलेख यानी अशोक के अभिलेख को सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स कौन थे? 1837 में जेम्स प्रीसेप यानी जेम्स प्रीसेप जो थे, प्रीसेप 1837 में जेम्स प्रीसेप 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेख का सर्वप्रथम क्या बोलते हैं उसे पढ़ पाए थे। यानी अभिलेख को पढ़ने के लिए सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रीसेप ने ही पढ़ा था। सबसे पुराने अभिलेख भी माने जाते हैं अशोक के अभिलेख को। आगे अब ज़्यादा लंबा नहीं है, चलिए तुरंत नोट अब खत्म है, इसे थोड़ा सा नोट कर ले, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहले बड़ा राज्य कौन था? मगध था। सबसे पहले बड़ा राज्य मगध। आखेट तथा संग्राहक नर्मदा नदी के तट पर। आखेट और संग्राहक कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी के तट पर। लगभग 2500 वर्ष पूर्व कहाँ पे नगर विकास हुआ था? गंगा घाटी के नगर के पास। आरंभिक कृषि गारो पहाड़ियाँ। आरंभिक कृषि जो था गारो व खासी, ठीक है, गारो पहाड़ियों के आसपास हुआ था। प्रथम नगर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां। आरंभिक नगर, ठीक है। चलिए दोस्तों ख़त्म होता है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको जितने भी वीडियो हम लाएंगे आपके पास आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ताकि आप उस वीडियो को देख सकें। तो चलिए दोस्तों, और बता दें कि संपूर्ण इतिहास का नोट्स आपको एनसीईआरटी का आपको यहाँ पे पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। और 60 में 60, अगर आप सोशियोलॉजी में 60 में 60 लाना चाहते हैं सी टेट में या किसी भी एग्जाम में, टेट हो या कोई भी स्टेट टेट हो, तो आपको इस वीडियो को ज़रूर देखें और उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे या उसका लिंक भी आप डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोडिंग कर लेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। चलिए आपसे विदाई लेता हूँ, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ और बेहतरीन और इससे भी आकर्षक। थैंक यू, आप सभी को धन्यवाद।